Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। तो लास्ट जो वीडियो आई थी अभी क्लास 12th के बच्चों के लिए, उसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था कि हम लोगों को क्या क्या बात करनी है। ठीक है, कितने मार्क्स का इस पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज है। ठीक है। और हम लोगों ने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया था, और फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने देखा था। ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अभी जो है हम लोग जो है बेसिकली, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, इसका भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। अभी जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टेम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, यानी कि जो प्री फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, किस किस तरीके से होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी बात हम लोग इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है, इसी सब टॉपिक के अंदर जो है वो करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो नोट्स रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसका लिंक भी जो है वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में या तो पोस्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अबाउट स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ठीक है, इनकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। अभी जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो की बात की थी, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने स्टेमेन का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि उसके अंदर एंथर होता है और क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है। तो चलो वही देखते हैं। अ टिपिकल स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, टू पार्ट्स होंगे, कौन कौन से, एंथर होगा, ठीक है, विच इज अ बाइलॉब स्ट्रक्चर, और क्या होगा, फिलामेंट होगा। ठीक है, और क्या होगा, फिलामेंट होगा। एंथर क्या होता है, इट इज अ टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर। क्या होता है, टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब का मतलब क्या है, बाइलोब का मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर दो लोब्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली दो लोब्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिलामेंट क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। ठीक है, क्या होती है, एक लंबी सी जो है बेसिकली स्टॉक होती है। इट्स proximal एंड रिमेन्स अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो क्या रहेगा, बेसिकली थैलेमस से, या जो पेटल होता है फ्लावर का, उससे क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, उससे क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है। अब ये जो है आपसे बहुत ही कम होता है कि पूछा जाएगा कि स्टेमेन का आप स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में और पूछने के लिए। ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। एंथर क्या होता है, इट इज अ टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिलामेंट क्या होता है, लॉन्ग स्टॉक होती है। ठीक है। अब एक नोट लिखा हुआ है, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स जो डिफरेंट स्पीशीज जो होती है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के अंदर जो है, जो फ्लावर्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और क्या होते हैं, बेसिकली उनके अंदर जो स्टेमेंस होते हैं, उनकी नंबर और लेंथ क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, नंबर और लेंथ क्या करती है, वो फ्लावर टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज क्या करती है, बेसिकली वेरी करती है। ठीक है, क्या करती है, वो वेरी करती है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले अगर इस फिगर की बात की जाए, ये आपकी एनसीईआरटी से ही फिगर मैंने उठाई हुई है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाली फिगर है, अभी के लिए फर्स्ट वाली फिगर को आप देखो, इस वाली को नहीं देखना है, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है टिपिकल स्टेमन का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यहाँ को आपको आपको जो है बाइलोब्स दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दिस इज द एंथर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द एंथर, एंड दिस लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक इज द फिलामेंट। ठीक है, या फिर स्टॉक। ठीक है, दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली अपने प्रोक्सिमल एंड से क्या रहती है, जो पेटल्स होते हैं उनसे, या फिर थैलेमस से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है फ्लावर से। ठीक है। ओके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंथर। अब ये जो एंथर है, ठीक है, जिसकी हम लोगों ने बात की है कि इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब इसी को हम लोग जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंथर। अब एक एंथर क्या होता है, इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। ओके, क्या होता है बेसिकली,
बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंड ईच लोब हैज टू थीका, ठीक है। हर लोब के अंदर क्या होते हैं बेसिकली, दो थीकास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, हर लोब के अंदर दो थीकास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो थीका होते हैं ना बेसिकली इनको आप कंपार्टमेंट्स की तरह मान सकते हो, ठीक है। इनको आप किस तरीके से मान सकते हो, अभी के लिए जो है कंपार्टमेंट्स की तरह आप इसको जो है बेसिकली कंसीडर कर सकते हो, ओके। तो क्या होता है बेसिकली, दो लोब्स होंगे, ठीक है। और क्या होगा बेसिकली, हर लोब के अंदर, ठीक है, हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होंगे, यानी कि डाई थीकस स्ट्रक्चर जो है वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा, डाई थीकस स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होगा। एंथर क्या है, बाइलोब है, दो लोब है, और हर लोब के अंदर यानी कि एक लोब के अंदर दो थीकास प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि बेसिकली वो क्या हो गया, एक डाइथीकस स्ट्रक्चर हो गया, ओके। वो क्या हो गया बेसिकली, डाइथीकस स्ट्रक्चर हो गया। नाउ द टू एंथर लॉब्स आर सेपरेटेड बाय अ डीप ग्रूव, ठीक है। जो बेसिकली एंथर लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, एक ग्रूव की तरीके से क्या होते हैं बेसिकली, ग्रूव की वजह से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं towards the front and attached to each other by a band of vasculated sterile tissue called connective. This is very important, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जो एंथर लोब्स होते हैं वो टुवर्ड्स फ्रंट क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक ग्रूव की वजह से, ठीक है, थ्रू अ ग्रूव क्या होता है बेसिकली सेपरेटेड होते हैं, बट एक दूसरे से अटैच्ड किस तरीके से होते हैं, ठीक है। अटैच्ड किस तरीके से होते हैं, अटैच्ड जो वो होते हैं बेसिकली एक स्टेराइल टिश्यू जिसको नाम दिया जाता है कनेक्टिव, उसके थ्रू क्या होते हैं, ये जो एंथर के लोब्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो तो यानी कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो एंथर के लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो क्या होता है बेसिकली स्टेराइल टिश्यू होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होते हैं, एंथर लोब्स क्या होते हैं बेसिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और टुवर्ड्स द फ्रंट वो सेपरेटेड किस वजह से, किसके थ्रू होंगे, थ्रू अ डीप ग्रूव, ठीक है। Now, each anther is a four-sided tetragonal structure. Very, very important. Anther क्या होता है? It is a four-sided tetragonal structure. ठीक है, टेट्रा का मतलब ही फोर होता है ना, ठीक है। तो एंथर क्या होता है बेसिकली, फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स द कॉर्नर और एट द कॉर्नर, ठीक है। अब क्या होंगे देखो, एक लोब के अंदर क्या थे, दो थीका प्रेजेंट थे, ठीक है। और एक थीका के अंदर बेसिकली क्या होगा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, यानी कि एक लोब के अंदर क्या होंगे, दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, ठीक है। दैट मीन्स अ मेच्योर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो एक मेच्योर एंथर होता है वो क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म पॉलन सैक्स, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक्स बनाता है। अब यही पोलन सैक्स जो है जब मेच्योर होते हैं तो इनके अंदर क्या हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स फिल हो जाते हैं एंड उसके बाद में क्या हो जाता है, पोलन्स का डिहाइसेंस जो है वो होता है, ठीक है। ये सारी बात अभी हम लोग एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको देखो, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ एंथर का। अब यहाँ पर क्या दिखाया हुआ बेसिकली, दिस द फिलामेंट। अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, देखो आपको यहाँ पे ना ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको पता भी चल रहा होगा, ठीक है। क्या देखो यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है बेसिकली एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर क्या होते हैं बेसिकली, पोलन सैक्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं पोलन सैक्स के अंदर क्या होते हैं, मेच्योरिटी के अंदर क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं आगे जाके शेड ऑफ हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होती है बेसिकली, लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है। अब इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक आपको जो है थ्री डी स्ट्रक्चर आपको एंथर का दिखाया हुआ है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो। और मैं इसीलिए बहुत ज्यादा जल्दी कर नहीं रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऐसे ही रह जाए कि ये जल्दी हो गया तो समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने बेसिक बात कर ली, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम असल में है क्या,
ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या होगा, पोलन सैक्स बनेंगे, और वही पोलन सैक्स क्या करेंगे बेसिकली, मेच्योरिटी के बाद में क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स के साथ में फिल ऑफ हो जाएंगे। तो अब अगर हम लोग को पोलन सैक, पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ना है, उससे पहले हम लोग को माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करेंगे। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अब ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इस तरीके से कट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जब जो है कट लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से लग रहा है, ऐसे जब कट लगता है। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके, तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना, वो सर्कुलर नजर आता है। ठीक है, वो क्या नजर आता है, सर्कुलर एंड आउटलाइन नजर आता है। अब क्या होता है बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होमोजेनस मास जो है, कौन से सेल्स का, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ओके, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, और जो है इनका एक होमोजेनस मास, यानी कि एक क्या है बेसिकली, इवन या यूनिफॉर्म मास जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ही मिलता है। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। ठीक है, और ये जो है बेसिकली, ये जो सेल्स हैं, ये किसके थ्रू सराउंडेड रहते हैं, दीज आर सराउंडेड बाय एंथर वॉल्स। ठीक है, यानी कि ये किससे सराउंडेड रहेंगे, ये सराउंडेड रहेंगे एंथर वॉल्स से। नाउ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यही जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं, दीज फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जिनकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n, यानी कि ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जिनको एमएमसी भी बोला जाता है। ठीक है, अब एमएमसी यहाँ पे जो है, इस कॉन्ट्रास्ट में हम लोग जब बोल रहे हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। जब हम लोग जो है आगे, जब हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पे मेगास्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो एमएमसी होता है, उसकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, यानी कि 2n जो है बेसिकली, उसकी प्लॉइडी जो है वो होती है। ठीक है, अब देखो, ये आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, अभी हम लोग जो है इस डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, ये डायग्राम अभी हम लोग को स्टडी करना है, या ये वाली जो लेयर्स है अभी हम लोग इनकी बात करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, सबसे पहले टीएस ऑफ यंग एंथर दिखाया हुआ है, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, सेंटर में कनेक्टिव टिश्यू है, जो बेसिकली क्या करता है, जो क्या करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है। और ये क्या था, अभी हम लोगों ने बात की थी, इट इज अ स्टेराइल टिश्यू। ठीक है, ये क्या होता है, स्टेराइल टिश्यू होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर और द एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या होता है, आफ्टर द एपिडर्मिस टुवर्ड्स इनसाइड इज एंडोथीशियम। ठीक है, एंडोथीशियम के बाद होती है मिडल लेयर, एंड उसके बाद होती है टेपेटम। ठीक है, एंड अंदर, सबसे अंदर बेसिकली क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ठीक है, ये सारों की बात अभी हम लोग करेंगे, डायग्राम को एक बार और भी देखेंगे। ठीक है, ये क्या दिखाया हुआ है, अब आगे क्या किया हुआ है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है लार्ज व्यू है, जिसके अंदर वॉल लेयर्स दिखाई हुई है। अभी इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे, एंड दिस इज अ मेच्योर डिहाइज्ड एंथर, इसको भी हम लोग अभी दोबारा से देखेंगे। ठीक है, सो चलो अब हम लोग जो है एक एक करके एंथर वॉल लेयर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि जो डिफरेंट वॉल लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम, इनकी बात कर लेते हैं, इनकी क्या फंक्शंस होते हैं, या का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सारी बात एक बार कर लेते हैं। ठीक है, नाउ anther wall consists of the following layers. The outermost is the epidermis layer. ठीक है, it is the outermost layer and it is single layered. ठीक है, multiple layered नहीं होती है, single layer होती है, and it is protective in function, यानी कि ये बेसिकली क्या करती है, एंथर को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो ये करती है। ठीक है, द नेक्स्ट लेयर इज एंडोथीशियम। नाउ इस लेयर के अंदर क्या होता है, सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स। इसके अंदर क्या होते हैं, अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं बेसिकली, विच अराइज फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वॉल, और ये किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, एंथर डिहाइसेंस के अंदर, एंथर डिहाइसेंस के अंदर हेल्प करते हैं। ओके,
अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर का क्या मतलब है, यानी कि ये क्या कर पाते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर लेयर जो होती है ये वाटर को अब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, और क्या कर पाती है, बेसिकली डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है, यानी कि जो पोलन ग्रेन शेड ऑफ होते हैं। ठीक है, एंथर डिहाइसेंस का मतलब ही यही होता है, जो पोलन्स की शेडिंग होती है, पोलन्स का जो रिलीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो किसकी वजह से होता है, या फिर वो कौन सी पर्टिकुलर लेयर की सेल्स की वजह से होता है, वो होता है एंडोथीशियम लेयर की वजह से। यानी कि जो एंडोथीशियल लेयर है वो क्या करती है, एंथर डिहाइसेंस के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, नाउ दीज फाइब्रस बैंड्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ये जो एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, यानी कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स के अंदर ये फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल हाइड्रोकैरिटेसी। ठीक है, now the next layer is middle layer. ठीक है, the next layer is middle layer. Now cells of this layer are ephemeral. ठीक है, cells of this layer are ephemeral and are 1 to 3 layered. ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिकली these cells are 1 to 3 layered. ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली एफिमेरल। अब एफिमेरल का मतलब क्या होता है, एफिमेरल का मतलब होता है वो सेल्स जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जो है बेसिकली, ठीक है, जो बेसिकली बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जो है नहीं लास्ट करते, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए ये सेल्स क्या करते हैं, लास्ट करते हैं। और ये लेयर क्या होती है, नाउ दिस लेयर इज 1 to 3 लेयर। ठीक, दिस लेयर इज 1 to 3 लेयर एंड इट डीजेनरेट्स एट मेच्योरिटी, यानी कि जब एंथर जो है मेच्योर होता है उस टाइम पे मिडल लेयर क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Next, we are moving towards tapetum, one of the most important part. Okay, this is the innermost layer. अब ये क्या होती है, this is the innermost layer, and ये क्या करती है, it surrounds the sporogenous tissue. ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू को क्या करती है, टेपिटल लेयर क्या करती है, सराउंड करती है। और ये जो टेपिटल लेयर होती है, इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है नरिशमेंट का। ठीक है, ये जो टेपिटल सेल्स होते हैं, ये जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और क्या होता है, द टेपेटल सेल्स शोज एन इंक्रीज इन देयर डीएनए कंटेंट, यानी कि जो टेपेटल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो डीएनए कंटेंट काफी हाई देखने को मिलता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी कि मोर देन वन न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है टेपेटल सेल्स के अंदर। ठीक है, now, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. ठीक है, अब क्या होता है, जब एंथर यंग होता है, ठीक है, यानी कि अर्ली स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कंपैक्टली अरेंज सेल्स, होमोजेनस सेल्स, ठीक है, यानी कि एक जैसे सेल्स का जो ग्रुप है जिसको स्पोरोजेनस टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्पोरोजेनस टिश्यू बोला जाता है। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर के अंदर क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू जो है बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को एक बार और देखो, सेंटर में क्या है, कनेक्टिव प्रेजेंट है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर और द एपिडर्मिस। उसके बाद है एंडोथीशियम, देन इज द मिडल लेयर जो क्या हो जाती है, मेच्योरिटी पे डिजेनरेट हो जाती है। एंडोथीशियम का बेसिकली एंथर डिहाइसेंस के अंदर रोल है, टेपेटम क्या करता है, नरिशमेंट के लिए काम करता है। एंड क्या है, बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है अर्ली स्टेजेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, इसी को एनलार्ज किया हुआ है, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर। ये अक्सर जो है ना पेपर में आपसे पूछ लेते हैं, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सीबीएसई में अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस इज द एंडोथीशियम लेयर। उसके बाद है मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर की बात भी हुई थी कि ये क्या होती है, 1 to 3 लेयर्ड होती है। ठीक है, 1 to 3 लेयर्ड होती है। अब ये क्या है अंदर, दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और द एमएमसी। ठीक है, और टेपिटल लेयर जो है वो ये है। ठीक है, जहां पर डेंस साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है, मोर देन वन न्यूक्लियस भी जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या दिखा हुआ है, एक मेच्योर डिहाइस्ड एंथर दिखाया हुआ है, यानी कि जहां पर क्या है, बेसिकली एंथर डिहाइस हो गया है। ठीक है, एंथर डिहाइस हो गया, यानी पोलन ग्रेन्स क्या है, बेसिकली शेड ऑफ होंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, जब एंथर जो है मेच्योर हो जाएगा तो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, डिहाइस हो जाते हैं,
शेड ऑफ हो जाते हैं या फिर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब टेपेटम क्या होता है? टेपेटम दो टाइप का होता है मेजरली। वन इज द सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम, ठीक है। वन इज द सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम एंड द सेकंड वन इज अमीबॉयड टेपेटम, ठीक है। अब इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सीबीएसई सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और नीट के अंदर भी जो है, अगर आपको एक्स्ट्रा जो है इसके लिए पढ़ना है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगी। बट इतना अभी आप लोगों के लिए जानना बहुत है, टेपेटम होता क्या है, ठीक है। टेपेटम के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और टेपेटम कितने टाइप का होता है वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम एंड द सेकंड वन इज अमीबॉयड टेपेटम, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग जो बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से ये बात समझ में आई कि जो माइक्रोस्पोर होंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। उनकी जो प्लॉइडी होगी दैट विल बी एन। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, माइक्रोस्पोर मदर मदर सेल्स क्या थे? वो डिप्लॉयड थे, यानी कि उनकी जो प्लॉइडी थी वो क्या थी? 2n थी। उनकी जो प्लॉइडी थी वो क्या थी? 2n थी। यानी कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। अब ये होगा किसके थ्रू? दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस, ठीक है। मियोसिस की वजह से क्या होता है? बेसिकली माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और ये होता कहाँ पे है? ये होता है इनसाइड पॉलन सैक। ये कहाँ पर होता है? ये होता है इनसाइड पॉलन सैक। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो कहाँ पे रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पॉलन सैक के अंदर हो रहा है, ठीक है। नाउ diploid microspore formed from a single microspore mother cell or the pollen mother cell, ठीक है। यानी कि अब यहां से आपको एक बहुत बात और समझ में आ रही है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को क्या बोला जाता है? पोलन मदर सेल या फिर पीएमसीबी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होते हैं ना, ये किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? ये चार सेल्स की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं? ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है ये भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं समझ लेना कि अगर चार सेल अरेंज है तो इनकी प्लॉइडी बढ़ जाएगी, नो, ऐसा कुछ नहीं होएगा। इनमें हर सेल जो है वो हैप्लॉइड ही है ना। तो इसकी जो प्लॉइडी होगी, टेट्राड की भी जो प्लॉइडी होगी वो हैप्लॉइड ही होगी, ठीक है। वो जो है बेसिकली उसकी प्लॉइडी वहां पर चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि अगर आपसे माइक्रोस्पोर टेट्राड की भी प्लॉइडी पूछी जाए, सो दैट इज हैप्लॉइड, ठीक है। वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। नाउ as the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains। अब क्या होता है बेसिकली? जैसे जैसे जो है एंथर मेच्योर होता रहता है, ठीक है, और वहां पर क्या है? बेसिकली डिहाइड्रेशन होती है। तो क्या होते हैं? जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज थे, ये क्या करते हैं? बेसिकली एक दूसरे से अलग होते रहते हैं, ठीक है, डिसोसिएट होंगे। और क्या करेंगे? यही बेसिकली किसके अंदर डेवलप करेंगे? दीज विल गेट डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स के अंदर डेवलप होंगे। अब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। और जो रिलीज कब होते हैं? रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ एंथर डिहाइसेंस या डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। बहुत ही डिटेल के अंदर हम लोगों ने एंथर वॉल लेयर्स को जो है डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग एक बार जो है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बाकी जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज रिप्रेजेंट्स द मेल गेमेटोफाइट। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दीज रिप्रेजेंट्स द मेल गेमेटोफाइट। अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जनरली स्फेरिकल होते हैं और इनका जो डायमेंशन होता है दैट इज अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। यानी कि एक पोलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है दैट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, ओके। उसके बाद द सेल वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज स्पोरोडम, ठीक है। यानी कि जो पोलन ग्रेन की सेल वॉल होती है उसको क्या बोला जाता है?
उसको बोला जाता है स्पोरोडर्म, और उसकी भी क्या होती है, दो लेयर्स होती है, ठीक है। इसकी जो है सेल वॉल होगी उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म, और उसकी क्या होती है, टू लेयर्स होती है। द फर्स्ट वन इज एक्साइन एंड द सेकेंड वन इज इंटाइन, ठीक है। अब जो एक्साइन होती है, एक्साइन यानी कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर होती है एक पोलन ग्रेन की, एंड दिस इज हार्ड लेयर, ठीक है। दिस इज अ हार्ड आउटर लेयर जो किससे बनी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पोरोपोलिनिन होता है ना, स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है। अभी तक जो है कोई भी ऐसा केमिकल जो है साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाए हैं जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करते। तो आप समझ के देखो कि ये कितना रेजिस्टेंट मटेरियल है, एंड दिस इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक्साइन जो है बेसिकली बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, इसी वजह से जो है पॉलन्स को प्रिजर्व भी किया जाता है काफी लंबे टाइम तक। नाउ दिस एंजाइम कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। अब अगर इतने हार्ड सब्सटेंस से बनी हुई है, ठीक है, अगर इतने रेजिस्टेंट सब्सटेंस से बनी हुई है, यानी कि वो किसी भी तरीके की कंडीशंस को सरवाइव कर सकती है, ठीक है। चाहे फिर वो एसिड्स हो, बेसिक कंडीशन हो, टेम्परेचर कंडीशन हो, ठीक है। किसी भी तरीके से वो क्या कर सकती है, बेसिकली सरवाइव कर सकती है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन, यानी कि अभी तक कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके, उसको खराब कर सके, ठीक है। दिस ओनली हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन, यानी कि उनकी प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। pollen grains आर वेल प्रिजर्व्ड एज fossils बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। It is so hard that the pollen grains are well protected from the hazardous environment when they are pollinated by biotic and abiotic agent। अब इसी वजह से क्या होता है, बेसिकली पॉलिनेशन के अंदर भी क्या होता है, जो pollen grains रहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स हो रहा होता है या ड्यू टू विंड वाटर हो रहा होता है, तो अगर ऐसे में अगर पॉलन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हो सकता है ना वो खराब हो जाए। अब वो खराब क्यों नहीं होते, वो इसी वजह से नहीं होते क्योंकि जो बाहर है वहां पर एक्साइन लेयर प्रेजेंट है। अब ये तो खराब होगी नहीं, ये तो डिग्रेड होगी नहीं, तो जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो बचे हुए रहते हैं, ठीक है। अब जो पोलन होता है, ठीक है, अब इसकी जो एक्साइन होती है उसके भी क्या है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो है वो डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज के अंदर, पोलन ग्रेन्स के अंदर डिफरेंट पैटर्न जो है वो एक्साइन के देखने को मिलते हैं। अब जो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन, इसी के अंदर क्या होता है, जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं जहां पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब ये जर्म पोर्स जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर ये जर्म पोर्स नहीं होंगे, सो बेसिकली जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का किसी भी तरीके से जो है वहां पर ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है, वो किसी भी तरीके से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो एक्साइन लेयर होती है उसके अंदर एक प्रोमिनेंट अपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा जो है अपर्चर या होल टाइप का प्रेजेंट होता है जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है, जहां पर क्या होती है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। अब इंटाइन क्या होती है, इट इज द इनर वॉल, ठीक है। जो क्या होती है, इनर वॉल होती है, एंड इट इज थिन एंड कंटिन्यूस मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन, ठीक है। यानी कि जो इंटाइन बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोस और पेक्टिन से बनी होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोलन एलर्जी, ठीक है। अब पॉलन्स की वजह से क्या होता है, कई लोगों को ना पॉलन एलर्जी होती है, ठीक है। जैसे वो एनवायरनमेंट में गए जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनको ना कुछ अजीब से सिम्टम्स जो है वो दिखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के अंदर क्या होता है, बेसिकली पॉलन एलर्जी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। pollen grain of many species, especially the Anemophilus plant। अब Anemophilus plants क्या होते हैं, वो आगे हम लोग जब पॉलिनेशन स्टडी करेंगे ना तब बात करेंगे, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, बेसिकली दे कॉज सेवरल एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस इन सम पीपल व्हिच लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। आप देख रहे हो पॉलन्स की वजह से कई बार अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। Now there are some example of plants which cause pollen allergy, जिसके अंदर the first one is parthenium और the carrot grass, ठीक है। अब पार्थीनियम को जो इंडिया के अंदर लाया गया था एज अ कंटामिनेंट, ठीक है, लाया नहीं गया था, ये बस आ गया था जब इम्पोर्टेड वीट जो है आई थी, ठीक है। द सेकेंड वन इज अमेरंथस एंड द थर्ड वन इज कीनोपोडियम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ pollen प्रोडक्ट्स, अब ये जो pollen grains होते हैं ना, दे हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। कई लोग क्या करते हैं ना, पोलन की टेबलेट्स भी लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, काफी एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होते हैं, ठीक है।
ये क्या करते हैं बेसिकली, एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को हेल्प करते हैं, ठीक है। और आजकल जो है पोलन टैबलेट्स को एज अ फूड सप्लीमेंट्स काफी लोग जो है वो लेते हैं, ठीक है। काफी सारे पोलन प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, ठीक है, टेबलेट्स की फॉर्म में भी होते हैं, सिरप्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज पोलन वायबिलिटी एंड पोलन बैंक्स। अब पोलन वायबिलिटी की अगर बात की जाए तो वायबिलिटी का मतलब होता है कितने टाइम तक, ठीक है, कितने टाइम तक जो है बेसिकली जर्मिनेशन एबिलिटी जो है वहां पर बनी हुई है, यानी कि जो पॉलन्स है वो वायबल है, वायबल है यानी कि वो अपने एक्टिव स्टेट में, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स किस में हेल्प करते हैं, जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं ना। तो पोलन वायबिलिटी से क्या मतलब हो गया, पोलन वायबिलिटी से वो मतलब हो गया कि वो टाइम पीरियड जितने टाइम तक जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। सो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा इज नोन एज पोलन वायबिलिटी। अब ये जो पोलन वायबिलिटी होती है ये डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, ओके। अब पोलन वाइबिलिटी पीरियड जो है अराउंड 30 मिनट्स का देखने को मिलता है राइस और वीट जैसे प्लांट्स के अंदर, यानी कि सीरियल क्रॉप्स के अंदर। और कुछ मंथ्स का भी देखने को मिलता है लेग्यूमिनोसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी फैमिली के अंदर, ठीक है। अब पोलन बैंक्स की अगर बात की जाए, मैंने बताया ना कि पोलन्स को जो है वो फॉसिलाइज किया जाता है, ठीक है। पोलन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। तो बेसिकली पोलन बैंक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन के तरीके से भी हम लोग पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। सो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है बेसिकली, जब पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब स्टोर किया जाता है पोलन ग्रेन्स को, लिक्विड नाइट्रोजन में, याद रखना आप क्रायो प्रिजर्वेशन पूछ लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जब पोलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है काफी सालों तक, ठीक है। और ये जो है ना प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, मान लो कि अगर कोई प्लांट स्पीशीज एक्सटेंट हो गई और उसके पोलन ग्रेन्स जो है वो क्रायो प्रिजर्व्ड है, तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज को जो है वो तब भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इतना इंपॉर्टेंस जो है वो पोलन प्रिजर्वेशन का होता है, ठीक है। द सेंटर्स फॉर स्टोरेज ऑफ पॉलन्स आर नोन एज पोलन बैंक्स, यानी कि वो सेंटर्स जहां पर पोलन बैंक्स को, पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पोलन बैंक्स, ओके। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम लोग मेल गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को और उसके डेवलपमेंट से क्या करेंगे बेसिकली कंटिन्यू करेंगे, एंड फिर जो है चैप्टर के अंदर बाकी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। मैं बहुत ज्यादा बड़ी जो है वीडियोस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई बार बड़ी वीडियोस देखना जो है बच्चों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका क्लास 12 का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। और अगले आने वाले दिनों के अंदर आपको करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस भी इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। So please do support us by subscribing to our channel. We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.